गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। कैसे हो सारे? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, मजे में। चलो जी, हाँ जी, हेलो, नमस्ते जी, आदाब, सत श्री अकाल जी। किवें हो सारे? बढ़िया हो? ठीक ठाक चल रही है? चलो, हाँ जी। कल सेशन नहीं हो पाया था क्योंकि किसी कारणवश मुझे काम आ गया था, इस वजह से मैं कल सेशन नहीं ले पाई थी। तो चलिए कोई बात नहीं, दोबारा कंटिन्यू करते हैं हम। परसों का जो सेशन हुआ था, आई होप सो आप लोगों ने वो देख लिया होगा, समझ लिया होगा। खिलाफत मूवमेंट के बारे में आपको टॉपिक करवाया गया था। नो डाउट आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है तो प्लीज़ आप लोग जो है मुझे कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि मैम किसी तरह का डाउट है, किसी तरह की समस्या है तो ज़रूर बताइएगा। हाँ जी, मुझे ये था कि मैंने आपको टॉपिक समझाना है तो मैंने समझा दिया है। कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि मैम ईस्ट इंडिया कंपनी से रिलेटेड कोई टॉपिक लेके आइए, तो वो भी मैं जरूर लेके आऊंगी क्योंकि मैंने आज ही उस मैसेज को रीड किया है। तो कोई बात नहीं, वो भी आपका जल्दी ही आएगा। हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हर टॉपिक को क्या करने वाले, कवर करने वाले क्लास में। तो मेरे साथ हमेशा के लिए बने रहिएगा जब तक आप लोगों का पेपर क्लियर नहीं हो जाता है। क्लियर? तो बात समझ में आई? तो जब तक पेपर क्लियर नहीं होता आप लोगों को मुझे झेलने, मतलब आप लोग जो है मुझे झेलेंगे ही झेलेंगे। झेलोगे कि नहीं झेलोगे? ओ शिट यार, मैम को रोज देखना पड़ेगा ना। चलो कोई बात नहीं, क्या पता आप लोगों की यही क्लास देखने से आप लोगों का पेपर क्लियर हो जाए। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ऐसा टॉपिक जो आपके दिलों से जुड़ा हुआ है, जिसको आप सुनते हो तो आपके जो हुज बम्स हैं, मतलब कि रोंगटे हैं, वो खड़े हो जाते हैं। एक ऐसी घटना जिसने हमारे उस टाइम पे पूरे पंजाब को क्या कर दिया था, हिला दिया था, पूरे भारत को हिला दिया था। क्लियर? बात समझ में आई? तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन की। आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, स्क्रीन पर आने वाला है जल्दी। ऑब्वियसली बात है, जो स्टूडेंट आ चुके हैं जल्दी से जल्दी सेशन को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए प्लीज़। और साथ ही साथ जो स्टूडेंट जिन्होंने पुरानी क्लासेस नहीं देखी है वो जरूर देख लीजिए, क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में छपने वाले क्वेश्चंस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। हाँ जी, आप लोगों को नाम देख के तो पता ही चल गया होगा कि आज हम कौन सा टॉपिक कर रहे हैं। हालांकि मैंने पहले भी बताया कि कुछ ऐसा टॉपिक जिसने हमारे अंदर की आत्मा तक हमें, मतलब जब भी हम सुनते हैं तो हमारी आंखों में पानी आ जाता है। तो आज हम उसी टॉपिक को लेकर आए हैं, जलियांवाला हत्याकांड, जलियांवाला नरसंहार। तो चलिए शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। द जलियांवाला हत्याकांड, जलियांवाला नरसंहार, जलियांवाला नरसंहार किस गांधीवाद सत्याग्रह के संदर्भ में हुआ था? जलियांवाला जो कत्लेआम हुआ था किस गांधीवाद सत्याग्रह से संबंधित विच होया सी? मतलब कि सीधा सा क्वेश्चन ये है, जो जलियांवाला हत्याकांड हुआ था वो किस वजह से हुआ था? गांधी जी ने उस टाइम पे कौन सा सत्याग्रह शुरू किया था वो आप लोगों को बताना है। आप लोगों के सामने चार ऑप्शन है, स्वदेशी, रॉलेट्स, बारदोली एंड व्यक्तिगत। कौन सा? स्वदेशी, रॉलेट्स, बारदोली एंड व्यक्तिगत। जल्दी जल्दी बताइए स्टूडेंट, क्या हो सकता है इसका आंसर? जल्दी जल्दी बताइए। आप लोग बता सकते हो, बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि जो जलियांवाला हत्याकांड हुआ, आप सभी को पता है जलियांवाला हत्याकांड हुआ था अमृतसर के अंदर, पंजाब के अंदर। ये जो जलियांवाला हत्याकांड हुआ था किस वजह से हुआ था? उस टाइम पे गांधी जी ने कौन सा सत्याग्रह शुरू किया हुआ था? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया गया है, बस सोचने की जरूरत है, अदरवाइज ऐसा कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। आप सभी को पता है स्वदेशी सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? 1905 में। तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो बात ही खत्म करते हैं, क्योंकि जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में। 1919 में। रॉलेट सत्याग्रह कब आया था? 1919 में, ये भी सही है। बारदोली सत्याग्रह आप सभी को पता है 1928 का है। और व्यक्तिगत सत्या आपको पता है कितना है? 1940 का है। 1940 का है। तो आप सभी को याद होगा, मैंने आप लोगों को जब जलियांवाला हत्याकांड करवाया था तब मैंने आपको बहुत ही क्लियरली तरीके से बताया था कि जो जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, ये हत्याकांड किसके विरोध में हुआ था? क्योंकि उस टाइम पे एक एक्ट आया था जिसे हम क्या कहते हैं? रॉलेट एक्ट कहते हैं। इस एक्ट के अंदर न तो कोई अपील थी, न तो कोई दलील थी और न ही कोई वकील थी। कहने का मतलब ये था कि 1919 में भारत में ऐसी क्रांतिकारी गतिविधियां चल रही थी, प्रोग्राम्स चल रहे थे, जिस वजह से पूरे भारत में अंग्रेजों के खिलाफ बवाल मचा हुआ था। तो अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेज एक ऐसा कानून लेकर आए जिसे हम क्या कहते हैं? रॉलेट एक्ट कहते हैं, एनराइकल एंड रिवोल्यूशनरी एक्ट
एक्ट कहते हैं, एनराइकल एंड रेवोल्यूशनरी एक्ट कहते हैं। इस एक्ट के अंदर जैसे मान लीजिए कोरोना टाइम पीरियड था, आप सभी को पता है कर्फ्यू लगता है। जब कर्फ्यू लगता है तो अनाउंसमेंट होती है कि कोई भी व्यक्ति एक साथ कहीं भी खड़ा नहीं होगा, 4 ग्रुप बना के नहीं खड़े होंगे। अगर चारों ग्रुप बना के खड़े होंगे तो हमें लगेगा कि आप कोई प्लानिंग कर रहे हो और आपको गोली से उड़ा दिया जाएगा, ऐसा होता है। उसी तरह से इस एक्ट के अंदर क्या आया था, रॉलेट एक्ट के अंदर ये डिसाइड किया गया था कि कहीं भी लगे, किसी भी अंग्रेज को अगर ऐसा लग रहा है कि वो जो व्यक्ति है वो सही नहीं है, वो कुछ ऐसा काम कर रहा है जो उसकी मतलब इन फ्यूचर वो खराब करेगा, मतलब कहने का मतलब कि उस व्यक्ति को हाथों हाथ क्या कर लो, आप गिरफ्तार कर लो, अगर वो शक के दायरे में है तो ठीक है। आपने गिरफ्तार किया, अब वो व्यक्ति अपने बारे में कुछ बोलेगा कि भाई मैंने कुछ नहीं किया, मैं अपने हम आपस में ये तो न तो आप कोई वकील कर सकते हो ना, मतलब वो व्यक्ति अपने लिए न तो कोई वकील करेगा, न ही कोई दलील देगा, मतलब कोई, और न ही कोई अपील कर सकता है कोर्ट में। तो इसे हम क्या कहते हैं, काला कानून कहते हैं। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट को क्या कहा है, काला। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा, तो रॉलेट एक्ट को कहा। इसी के विरोध में गांधी जी ने एक सत्याग्रह शुरू किया जिसे हम रॉलेट सत्याग्रह कहते हैं। इस रॉलेट सत्याग्रह के अंदर सभी जगह क्या निकाले थे, जुलूस निकाले गए थे, हड़तालें की गई थी कि एक ऐसा आप कानून लेकर आए जिसका कोई मतलब ही नहीं है, इसका कोई मतलब ही नहीं है, आप ऐसे किस बिहाव पे आप हमें जेल में डाल सकते हैं। तो इस वजह से हालांकि आज भी ये एक्ट है, कानून है, लेकिन ये कानून उस मामले में है जब किसी व्यक्ति ने घोर अपराध किया हो, तब आप उसका बिना कोई पूछे आप उसका क्या कर सकते हो, एनकाउंटर कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि 4 व्यक्ति खड़े हैं, हाँ ऐसा तो फिर रोज की रोज 4 सहेलियां तो खड़ी होती हैं रोज सड़कों पे, तो क्या वो उनको पकड़ के ले जाएंगी, नहीं, क्या पकड़ के ले जाए, ऐसे तो सारा दिन ही लेडीज को अंदर डालते रहेंगे। अब कोई जेंट्स मिल जाते हैं आपस में जा रहे हैं, काफी दिनों बाद में वो आपस में सड़क पे खड़े होकर बात करने लग जाते, क्या उनको पकड़ के ले जाएंगे, ऐसा तो सिस्टम नहीं है। तो इस वजह से इन्होंने, गांधी जी ने क्या किया, इसका विरोध किया, जुलूस निकाले गए, हड़तालें रखी गई, रैलियां निकाली गई, तो इसे हम क्या कहते हैं, रॉलेट सत्याग्रह। तो वो जलियांवाला हत्याकांड के मतलब रॉलेट सत्याग्रह हुआ, जुलूस निकाला गया, रैलियां निकाली गई, तो कुछ लोगों को क्या किया गया, गिरफ्तार किया गया। इस गिरफ्तारी को रोकने के लिए जलियांवाला में एक सभा हुई और ये वहां पर क्या किया गया, हत्याकांड मतलब हत्या की गई, क्योंकि अंग्रेजों को लगा कि भाई ये तो कोई बहुत बड़ी क्रांति की योजना बना रहे हैं, उड़ा दो इनको गोलियों से। क्लियर, बात समझ में आई। तो जलियांवाला जो है वो किस, गांधी जी ने कौन सा उस टाइम पे कौन सा सत्याग्रह शुरू किया था, रॉलेट सत्याग्रह शुरू किया था। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्लियर है, एनी डाउट, समस्या किसी तरह की, समझ में आ गया। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन देखिए, हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया व्हेन द रॉलेट एक्ट वाज पास्ड। रॉलेट एक्ट पारित होने के समय भारत का वाइसरॉय कौन था। रॉलेट एक्ट जब पारित हुआ था, आप सभी को पता है रॉलेट एक्ट कब आया था, 1919 में आया था। उसी टाइम पे भारत में जलियांवाला हत्या, मतलब एक ही क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन निकल रहे हैं। क्वेश्चन सीधा सा पूछा है रॉलेट एक्ट के टाइम पे भारत का वाइसरॉय कौन था, या क्वेश्चन आ जाए जलियांवाला हत्याकांड के टाइम पे भारत का वाइसरॉय कौन था, तो दोनों का आंसर एक ही आएगा। तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, कंफ्यूज मत होइएगा। जरूरी नहीं है कि रॉलेट एक्ट की आए, ऐसा भी हो सकता है कि जलियांवाला हत्याकांड के दौरान भारत का वाइसरॉय कौन था और रॉलेट एक्ट के दौरान भारत का वाइसरॉय कौन था, तो दोनों एक ही व्यक्ति हैं, ध्यान रखिएगा। तो आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, लॉर्ड इरविन, रीडिंग एंड चेम्सफोर्ड एंड वेवल। हाँ जी, जल्दी जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। इरविन था, रीडिंग था, चेम्सफोर्ड था एंड वेवल था। आप सभी को बता दूं, लॉर्ड वेवल तो आई थिंक 1945 में था, क्योंकि मैंने आपको बताया था वेवल योजना, आप सभी को याद है, ठीक है। लॉर्ड इरविन जो था वो 1884 से था, क्योंकि कांग्रेस की स्थापना, सॉरी इरविन जो था वो 1929 में था, 1929, क्योंकि इसके समय पे क्या हुआ था, अपने लाहौर सेशन आया था, गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, आप सभी को पता है, तो ये उस टाइम पे था। लॉर्ड रीडिंग और चेम्सफोर्ड, लॉर्ड रीडिंग तो हो नहीं सकता, तो बचा क्या, क्या बचा, चेम्सफोर्ड। तो जब जलियांवाला हत्याकांड हुआ था तो उस टाइम पे पूरे भारत का वाइसरॉय कौन था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड था, क्योंकि लॉर्ड चेम्सफोर्ड का टाइम पीरियड कितना है, 1916 से लेकर 1922, 1916 से लेकर 1922। क्लियर, बात समझ में आई। तो याद रखिएगा चेम्सफोर्ड का टाइम पीरियड कितना है, 1916 से 1922। तो 1916 से लेकर 1922 के बीच की जितनी भी घटनाएं घटी हैं वो सारी चेम्सफोर्ड के टाइम पीरियड में घटी हैं। क्लियर, बात समझ में आई। अगर पूछा जाता कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के टाइम पे कौन था, तो वो भी कौन था, चेम्सफोर्ड था। नॉर्मल सी बात है, फर्स्ट वर्ल्ड वार कब हुआ था, 1914 से लेकर 1918 के बीच में। तो यहाँ पे 1914 से 1918 आ तो रहा है, 1916 आ रहा है, बीच में 2 साल तो आ ही रहे हैं। तो ये
चीज़ याद रखिएगा कि जब रॉलेट एक्ट हुआ था, जब जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, तो उस टाइम पे भारत का वायसराय कौन था? तो वो कौन था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में छपने वाला क्वेश्चन है ये। मेरे हिसाब से मैं जहाँ तक कह सकती हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है, ये 100% या 200% पेपर में आएगा। अगर ऐसा नहीं आया तो ऐसा आएगा कि जलियांवाला हत्याकांड के दौरान भारत का वायसराय कौन था? तो वो कौन था? चैम्सफोर्ड था। ध्यान रखना कि चैम्सफोर्ड था। क्या था? चैम्सफोर्ड था। क्लियर? बात समझ में आई? समझ में आया? क्लियर है? किसी प्रकार की दिक्कत? समझ में आ गया? किसी प्रकार की दिक्कत है? कुछ ऐसा समझ में आया, कुछ ऐसा है जो समझ में ना आया तो याद रखिएगा चैम्सफोर्ड कब था? रॉलेट एक्ट जलियांवाला हत्याकांड के दौरान जब चैम्सफोर्ड था। क्लियर? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे भी चैम्सफोर्ड था। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। इसी के साथ आपको वेवल पता ही है, वेवल योजना जो आई थी, शिमला सम्मेलन हुआ था, वो वेवल के टाइम पे हुआ था। इरविन के टाइम पे आप सभी को पता है, इरविन के टाइम पे लाहौर सेशन हुआ था। और क्या हुआ था? गांधी इरविन समझौता हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुए थे, गोलमेज राउंड टेबल हुए थे। वो किसके टाइम पे हुए थे? इरविन के टाइम पे हुए थे। तो इरविन के टाइम पे ये हुआ था। क्लियर? बात समझ में? तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, जो आप लोगों को टॉपिक करवाए जा रहे हैं जरूर इनको अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा, क्योंकि हम टॉपिक वाइज कर रहे हैं। ये आप लोगों की डिमांड थी, इसलिए मैं आप लोगों के लिए लेके आई थी। तो आप लोग जो हैं इनको टॉपिक वाइज से नोट कर लीजिए, जो मर्जी कर लीजिए, लेकिन इन क्वेश्चन को अपने पास लिख लीजिए, सेव कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को जब एग्जाम देने जा रहे हो तो आप लोगों को दिक्कत ना आए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनराइकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट वाज प्रॉपर्ली नोन एज द, ये बात मैंने अभी बोली थी, कि अराजक और क्रांतिकारी अपराध, द एनराइकल एंड द रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट वाज प्रॉपर्ली नोन एज द रॉलेट एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, शस्त्र अधिनियम एंड इल्बर्टविल। हाँ जी, बताइए किसको किस नाम से? एनराइकल एंड रिवोल्यूशन, मैंने बहुत बार क्लास में करवाया है स्टूडेंट। एनराइकल एंड रिवोल्यूशनरी एक्ट किसको कहा जाता है? बताइए जल्दी से जल्दी। हाँ जी, ऑनलाइन जल्दी से जल्दी आपके क्वेश्चन का आंसर का जवाब वेट कर रही हूं मैं। जल्दी से जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? हाँ जी, बिल्कुल सही जी, बिल्कुल सही, रॉलेट एक्ट। एनराइकल एंड रिवोल्यूशनरी एक्ट को हम क्या कहते हैं? रॉलेट एक्ट कहते हैं, याद रखिएगा। और इंडियन स्टेटरी कमीशन किसको कहा जाता है? साइमन कमीशन को कहा जाता है। और एनराइकल एंड रिवोल्यूशनरी एक्ट किसको कहा जाता है? रॉलेट एक्ट को कहा जाता है, जो कब आया था? 1919 में आया था। कब आया था? 1919 में। इसमें न तो कोई वकील था, बिना वकील ये आता है, और न ही कोई दलील और न ही कोई अपील। आपको ना तो वकील कर सकते हो, ना दलील दे सकते हो, ना अपील कर सकते हो। आपको क्या किया जाता है? जेल में गिरफ्तार करके रखा जाता है। गांधी जी ने इसको क्या कहा था? काला कानून कहा था। गांधी जी ने इसको क्या कहा था? काला कानून कहा था। क्लियर? बात समझ में आई? तो याद रखना ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून किया? क्योंकि गांधी जी इससे पहले अंग्रेजों के विरोधी नहीं थे। जब रॉलेट एक्ट भारत में आया था उसके बाद गांधी जी की धीरे धीरे माइंड की जो मंशा है वो बदलती गई, और उन्हें भी लगा कि वाकई अंग्रेज सही नहीं है। इस वजह से उन्होंने को क्या कहा? काला कानून कहा। याद रखिएगा। और इसी रॉलेट एक्ट के विरोध में रॉलेट सत्याग्रह चलाया गया, जुलूस निकाले गए, रैलियां निकाली गई, तरह तरह के लोगों को गिरफ्तार किया गया, और इसी गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए जलियांवाला में एक सभा बुलाई गई थी। क्लियर? बात समझ में आई? आगे बढ़े तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्लियर है? आगे देखिए। हाँ जी, अमृतसर के जलियांवाला बाग में भीड़ का नरसंहार कब हुआ था? सीधा सा क्वेश्चन है, जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था? इतना इजी क्वेश्चन है। बात समझ में आई? ये क्वेश्चन लाने का मेरा मतलब यह है कि यहाँ पे मैंने आपको जलियांवाला हत्याकांड समझाना है। क्लियर? बात समझ में आई? अब देखिए स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा इस टॉपिक की तरफ। आप सभी को पता है कि 1919 में रॉलेट एक्ट आया था, ठीक है, जिसके अंदर ध्यान से सुनना इस चीज को, आगे जाके आपके क्वेश्चंस आएंगे जिससे कि आप वो अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, 1919 के अंदर रॉलेट एक्ट आया था। क्या आया था? रॉलेट एक्ट आया था। इस एक्ट के विरोध में क्या चलाया गया? रॉलेट सत्याग्रह चलाया गया। क्या चलाया गया? सत्याग्रह चलाया गया, जिसमें क्या निकाली गई? जुलूस निकाले गए, रैलियां निकाली गई, काफी कुछ हुआ था। ठीक है, तो इसी बीच 9 अप्रैल को, कब? 9 अप्रैल 1919 को एक रैली निकाली गई थी। इस रैली के अंदर 2 व्यक्ति थे, S2
S2 कौन कौन? सत्यपाल और सैफुद्दीन। सत्यपाल और सैफुद्दीन। सत्यपाल और सैफुद्दीन, इन दोनों को क्या कर लिया गया? अरेस्ट कर लिया गया। ध्यान रखना इस चीज को, सत्यपाल और सैफुद्दीन को क्या कर लिया गया? अरेस्ट कर लिया गया। अब इनके लिए क्या था, ना तो आप कोई अपील दे सकते हो, ना कोई दलील कर सकते हो, ना कोई वकील कर सकते हो, इनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब जो भारतीय जो लोग थे उन्होंने सोचा, क्योंकि ये उस टाइम पे कांग्रेस के नेता हुआ करते थे, उन्होंने सोचा कि यार इन लोगों को कैसे छुड़वाया जाए, ठीक है। तो इन्होंने सभी ने सोचा कि क्यों ना, क्योंकि सारी बातें कहते हैं ना कि बैठ के बात करो ज्यादा बढ़िया रहती हैं, हम आपस में एक दूसरे को डिसीजन देते हैं, ओपिनियंस देते हैं। तो सोचा गया कि 13 अप्रैल को, कब? 13 अप्रैल 1919 को हम अमृतसर में, कब? अमृतसर के जलियांवाला में एक सभा रखेंगे। अमृतसर के जलियांवाला में एक बाग है, आप सभी को पता है, हर जगह कोई भी एरिया हो उसका अपना एक बाग होता है जहाँ पे मीटिंग्स वगैरह होती हैं। आप गंगानगर जाइए, गंगानगर में रामलीला मैदान है, आप बिहार जाइए, बिहार में बांकीपुर क्षेत्र है, मतलब हर जगह, मुंबई जाइए, मुंबई में ग्वालियर टैंक मैदान है। तो हर किसी एरिया का अपना, अमृतसर जाइए, अमृतसर में जलियांवाला बाग है, जहाँ पे क्या होती है, बड़ी बड़ी मिक्स मीटिंग्स होती हैं, मेले लगते हैं, फेयर्स लगते हैं, ओकेजन्स होते हैं। तो यहाँ पे अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक क्या रखी गई, सभा रखी गई, मीटिंग रखी गई। इसमें क्या किया गया, इसमें सोचा गया कि हम आपस में बातें करेंगे कि किस तरह से सत्यपाल और सैफुद्दीन को क्या किया जा सकता है, छुड़वाया जा सकता है। बात समझ में आई? लेकिन वो कहते हैं ना कि घर का भेदी लंका ढाए, घर का भेदी लंका ढाए। आज जो भी हैं हम भारत के लोग, जो हमारी भारत की कंडीशन रही है इतिहास के अंदर, वो हम खुद जिम्मेदार हैं। अगर बाबर को राणा सांगा, आलम खां लोधी सब इन्वाइट नहीं करते तो बाबर नहीं आता। अगर जयचंद पृथ्वीराज चौहान का साथ देता तो मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को नहीं हरा पाता। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, तो हम खुद इस चीज के लिए जिम्मेदार हैं। उसी तरह से अगर जलियांवाला बाग में देखें तो जलियांवाला बाग के दौरान एक व्यक्ति था जिसका नाम था हंसराज। क्या नाम था? ध्यान से सुनना इस चीज को। हंसराज नाम का एक हिंदू था। इसने जाकर उस टाइम पे पंजाब का जो गवर्नर जनरल था उसको जाके ये बात कही कि भाई देख, मैं तुझे कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, बहुत ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन है, बदले में तू मुझे देगा क्या? तो वो कहता है जो तेरे को चाहिए वो दूंगा। तो हंसराज ने क्या कहा कि देख, अंग्रेजों के खिलाफ, अब वही बात है कि उसने इन्फॉर्मेशन ही गलत दी। उसने क्या कहा कि हंसराज कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है, मैंने सुना है, उड़ती उड़ती खबर आई है कि जलियांवाला में जो ये भारतीय है ना, सारे इकट्ठे हो रहे हैं और तुम्हारे खिलाफ, मतलब अंग्रेजों के खिलाफ एक बहुत बड़ी क्रांति की योजना बना रहे हैं, एक रिवॉल्ट की योजना बना रही हैं, और इन सभी के पास क्या है? हथियार हैं, और ऐसा लगता है कि अभी कोई ना कुछ करने वाले हैं। ठीक है, अब नॉर्मल सी बात, आपको इंफॉर्मेशन दीगी तो आप कोई बड़ा स्टेप उठाओगे। तो उस टाइम पर जो पंजाब का गवर्नर जनरल था उसने जो स्टेप उठाया उसी का परिणाम क्या निकला? जलियांवाला हत्याकांड निकला। वो कैसे निकला? अब सुनो, देखिए आप इस चीज को समझिएगा स्टूडेंट्स। आप सभी को मैं बताऊं, पंजाब का जो उस टाइम पे गवर्नर जनरल था, ध्यान रखना, माइकल ओ डायर था। कौन था? माइकल ओ डायर। माइकल ओ डायर, माइकल ओ डायर। ठीक है, आप देखिए, अब माइकल, जो एक चीज को ध्यान रखिएगा, अभी मैंने आपको बताया था पूरे भारत का वायसराय कौन था? चेम्सफोर्ड था। कौन था? चेम्सफोर्ड था। पूरे भारत का वायसराय कौन था? अब देखो, एक सीधा सा एग्जांपल है, हमारे देश के प्रधानमंत्री है, ठीक है, प्रधानमंत्री तो चलो है, लेकिन हर स्टेट का अपना सीएम है, हर स्टेट का अपना सीएम है जो संभाल रहा है। उसी तरह से पूरे भारत का वायसराय कौन है? चेम्सफोर्ड है, लेकिन हर स्टेट का अपना अपना क्या है? एक गवर्नर है जिसका नाम है माइकल ओ डायर है। ठीक है, ये वायसराय हो गया, और पंजाब का गवर्नर कौन है? जो इसके अंडर में काम कर रहा है, चेम्सफोर्ड के, जैसे सीएम है वो प्रधानमंत्री के अंडर में काम कर रहे हैं, उसी तरह से ये जो माइकल ओ डायर के अंडर में काम, माइकल ओ डायर किसके अंडर में काम कर रहा है? चेम्सफोर्ड के। अब माइकल ओ डायर को जब इंफॉर्मेशन दी गई हंसराज ने कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है, अब वो खुद तो नहीं जाएगा, तो उसने क्या किया, एक बटालियन थी, एक टुकड़ी थी, सेना थी, उसका एक अधिकारी था जिसका नाम था ओ आर डायर। क्या नाम था? आर डायर। आर डायर।
क्या नाम था? आर डायर। ध्यान रखिएगा इस चीज को, माइकल ओ डायर और आर डायर, अगर याद नहीं रहता तो याद रखिएगा। माइकल ओ डायर, ये नाम बड़ा है, नाम बड़ा है तो इसकी पोस्ट भी बड़ी होगी, इस चीज का ध्यान रखिएगा स्टूडेंट। माइकल ओ डायर नाम बड़ा है तो इसकी पोस्ट भी बड़ी होगी। क्लियर? बात समझ में आई? ये आर डायर है, नाम छोटा है तो आप इससे याद रखना। क्लियर? बात समझ में आई? अब क्या हुआ, आर डायर जो था वो किस रेजिमेंट का था? गोरखा रेजिमेंट का था। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सी रेजिमेंट का था? गोरखा रेजिमेंट, मतलब कौन सी टुकड़ी का था? हर टुकड़ी का अपना नाम होता है, हर बटालियन का अपना नाम होता है, उसका नाम था गोरखा रेजिमेंट। ठीक है, गोरखा रेजिमेंट का कमांडर था आर डायर। ठीक है, अब देखो मैं आपको, मान लो मैं लीडर हूं, आप कोई सेनाधिकारी हैं, आप सेना में काम कर रहे हैं, तो मैं आपको जो ऑर्डर दूंगी आपको वो फॉलो करने पड़ेंगे। उसी तरह से माइकल ओ डायर ने आर डायर को क्या दे दिया? ऑर्डर दे दिया कि जाओ और तोपे लेके जाओ, अपनी बंदूकें लेके जाओ और देखो जाके जलियांवाला में हो क्या रहा है। क्लियर? इसको तो गुस्सा आया हुआ था आर डायर, क्योंकि इसको तो ऑर्डर मिला हुआ था। ये कहाँ पे चला गया? जलियांवाला में चला गया। कहाँ पे चला गया? जलियांवाला में चला गया। अब जलियांवाला जब जाते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा गेट आता है, होप्सो आप लोगों ने देखा होगा जलियांवाला बाग, मैंने तो देखा हुआ तो मुझे ध्यान है। यहाँ पे एक छोटा सा गेट आता है, इस छोटे से गेट में तोप जो है वो जा भी नहीं सकती। आप सपोज कर से इमेजिनेशन कर सकते हो। जब भी मैं आप लोगों को कुछ समझाती हूँ ना तो इमेजिनेशन किया करो, स्टोरी बनाया करो। ठीक है, अब जैसे ही वो व्यक्ति आर डायर यहाँ पे पहुंचा तो वो तोप पहुंची, तो वो तोप तो अंदर जा ही नहीं पाई, तो उसने क्या किया? इस दीवार को क्या कर दिया? तोड़ दिया और वो अंदर एंटर कर गया। यहाँ पे जलियांवाला में एक बीच में छोटा सा कुआं है, ध्यान रखना। यहाँ पे लोग थे, जब उन्होंने देखा कि माइकल और आर डायर जो है वो हम पर हमला करने के लिए आया है, तो इन्होंने अपने आप को अंग्रेजों से बचाने के लिए कुछ लोगों ने उस कुएं में क्या लगा दी? छलांग लगा दी। क्या लगा दी? छलांग लगा दी, मतलब कि कूद गए, और कुछ लोग इसकी तोप के क्या हो गए? शिकार हो गए। आज भी आप जब जलियांवाला में जाते हैं, आप देखिएगा वहां पर एक दीवार है जहां पे गोलियों के निशान है, उसे सेंटर में किया हुआ सर्कल लगाया हुआ है ताकि लोगों को पता चले कि यहाँ पे गोलियां लगी थी। तो उन लोगों को मार दिया गया। अंग्रेजों के अकॉर्डिंग यहाँ पे कम से कम 1000 लोग मरे हैं। ठीक है, लेकिन जब हम अपनी तहकीकात करवाते हैं, जासूसी करवाते हैं, तो हमें लगता है कि 10,000 लोग मरे थे। कितने लोग तो मरे थे? 10,000 लोग, क्योंकि अंग्रेज तो बोलेंगे, ऑब्वियसली बात है। तो कितने लोग मरे थे? 10,000 लोग मरे थे। क्लियर? बात समझ में आई? अब क्या हुआ, लोगों ने इतना विरोध किया, किसका? माइकल ओ डायर का, क्योंकि ऑर्डर किसने दिया था? माइकल ओ डायर ने। माइकल ओ डायर का इतना विरोध किया गया, इतना विरोध किया गया कि अंग्रेजों को डर लगने लग गया कि कहीं अंग्रेज भारतीय पूरी तरह हमारे तरफ खिलाफ ना हो जाए। इस वजह से माइकल ओ डायर को क्या कर दिया गया? उसकी पोस्ट से हटा दिया, लोगों को दिखाने के लिए। लोग, हालांकि उसके साथ कोई गलत बिहेव नहीं किया गया माइकल, उल्टा इसे तो सम्मानित किया गया, उससे तो उसकी प्रेज की गई, उसे ऑनर दिए गए। कहाँ पे? इंग्लैंड में जाकर। जब माइकल ओ डायर को उसकी पोस्ट से हटाया गया, लोगों को दिखाने के लिए कि भाई देखो तुम्हारे लिए हमने माइकल ओ डायर को क्या कर दिया? उसकी पोस्ट से हटा दिया। लेकिन जब माइकल ओ डायर इंग्लैंड पहुंचा तो उसको सम्मानित किया गया, उसे हर चीज का मतलब इतना पैसा दिया गया, हर तरह का ऑनर दिया गया। तो ये थी जलियांवाला हत्याकांड की कहानी। क्लियर? बात समझ में आई? तो इसमें काफी लोग क्या हो गए थे? मर गए थे। तो जलियांवाला हत्याकांड हुआ किसके लिए था? रोल सत्याग्रह। रोल सत्याग्रह में के अंदर किन 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था? सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को। क्वेश्चन, जलियांवाला हत्याकांड समझ में आया? समझ में आया? दिक्कत किसी तरह की समस्या? तो देखिए कब हुआ था ये? 13 अप्रैल 1919 को। सीधा सा आंसर है, आप सभी को पता है। क्लियर है? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी स्टूडेंट, PS टेट का बैच शुरू हो रहा है 15 मई से। जल्दी एनरोल करवाइए और कूपन कोड AC 512 लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी तो आपको सारा समझा ही दिया, अब तो आप लोग बता ही दोगे इस क्वेश्चन का आंसर। जलियांवाला बाग में लोग प्रदर्शन करने के लिए क्यों एकत्रित हुए थे, क्यों इकट्ठे हुए थे? जलियांवाला में जब लोग प्रदर्शन कर रहे थे रोल सत्याग्रह, तो क्यों वो इकट्ठे हुए थे? आपके सामने ही है, बहुत इजी आंसर है, इसमें मुझे कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। गांधी जी और लाजपत राय की गिरफ्तारी के विरोध में, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में, बैसाखी के दिन प्रार्थना करना। बैसाखी, हालांकि उस दिन बैसाखी थी नो डाउट, लेकिन वो बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग में क्यों जाएंगे? प्रार्थना करने के लिए। और पंजाब सरकार के मन मानने अमानवीय कृत्यों के लिए। हाँ जी बताइए, इजी सा आंसर है यार, बता दो जल्दी जल्दी बता दो। वेरी गुड जी, वेरी गुड। सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये मैंने अभी आप लोगों को पूरा समझा दिया। समझ में आया जलियांवाला?
तो याद रखिएगा पंजाब का गवर्नर जनरल कौन था, माइकल ओ डायर था, और पंजाब का रेजिमेंट कौन था, मतलब कि जो सेनाधिकारी था वो आर डायर था, आर डायर था। पूरे भारत का वायसराय कौन था, चैम्सफोर्ड। ये 3 क्वेश्चन अपने दिमाग में बिठा लो, जिंदगी में कभी जलियांवाला नहीं भूलोगे। जलियांवाला हत्याकांड हुआ क्यों था ये भी याद रखना, रोल सत्याग्रह सत्यापाल केसाफुद्दीन किचलू को छुड़वाने के लिए। और इसमें कौन सी रेजिमेंट की यूज की थी, गोरखा रेजिमेंट। किस व्यक्ति ने जाके इंफॉर्मेशन दी थी, हंसराज। ये बहुत डीपली क्वेश्चन है, आई थिंक मुझे नहीं लगता कभी किसी ने सुना होगा। क्लियर, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 23 मई 1919 को भारत सरकार को अपना सम्मान लौटाने वाला व्यक्ति कौन था। आप सभी को मैं बता दूं, हालांकि आप सभी को पता है, जवाहरलाल तेज बहादुर सप्रू, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर। आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर आता है क्योंकि आप सभी को जब मैंने जलियांवाला हत्याकांड करवाया था, तो जब जलियांवाला हत्याकांड हुआ, ये भी सुन लीजिए, ये चीज़ों में बता दूं आप सभी को, मैंने बताया कि भारत का वायसराय कौन था, भारत का वायसराय कौन था, चैम्सफोर्ड था। कौन था, चैम्सफोर्ड था। याद रखिएगा, भारत का वायसराय कौन था, चैम्सफोर्ड था। चैम्सफोर्ड की जो एग्जीक्यूटिव जो परिषद थी, एग्जीक्यूटिव परिषद समझते हो, मंत्रिमंडल। क्या मंत्रिमंडल, हर व्यक्ति का अपना मंत्रिमंडल होता है। कोई राजा है वो अपने मंत्रियों की वजह से काम करता है, प्रधानमंत्री जी हैं वो कैबिनेट होती है। तो उसी तरह से जो वायसराय था चैम्सफोर्ड, उसकी अपनी एक वर्किंग एग्जीक्यूटिव कमेटी थी, मतलब मेंबर्स थे। इसमें एक व्यक्ति थे जिनका नाम था शंकर नायर। क्या नाम था, शंकर नायर। याद रखना, शंकर नायर। अब क्या हुआ, शंकर नायर ने बोला चैम्सफोर्ड को, देख रहे हो क्या किया तुम्हारे आदमी ने, देखो, और तुम्हारा फर्ज नहीं बनता उसको सजा देने का। तो चैम्सफोर्ड कहता हुआ क्या है, मुझे आप बता तो सही। शंकर नायर कहते देखो जलियांवाला में कितने लोगों को मारा है। चैम्सफोर्ड कहता फिर क्या हो गया, क्या हो गया, मर गए तो मर गए। इस बात से शंकर नायर को इतना गुस्सा आया कि उसने वर्किंग एग्जीक्यूटिव जो परिषद थी उससे क्या दे दिया, इस्तीफा दे दिया। क्या दे दिया, रिजाइन दे दिया कि जा संभाल अपनी पोस्ट, मुझे नहीं चाहिए। बात समझ में आई। तो वो कौन थे, शंकर नायर थे। कौन थे, शंकर नायर। एक व्यक्ति हो गए, नाम आया शंकर नायर का, नहीं, ठीक है। अब देखो अपना सम्मान लौटाने वाला व्यक्ति कौन था, यहाँ पे पोस्ट दी है ना, सम्मान तो नहीं दिया। तो वो कौन थे, कौन थे, जिन्होंने नाइटहुड का टाइटल लौटा दिया था, सर रविंद्रनाथ टैगोर। सर का टाइटल लौटा दिया था, वो कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने नाइटहुड की पदवी लौटाई थी। किसकी, नाइटहुड की। किसने, रविंद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। क्लियर, बात समझ में, बहुत इजी और मोस्ट। जलियांवाला अपने आप में इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना जो जो मैंने आप लोगों को करवाया है। समझ में आया, समझ में आ गया। तो कौन थे, 2 व्यक्ति थे, एक तो शंकर नायर थे जिन्होंने वायसराय की कैबिनेट से वर्किंग एग्जीक्यूटिव जो परिषद थी उससे इस्तीफा दे दिया, और दूसरा जो नाइटहुड का टाइटल किसने दिया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने। क्लियर, बात समझ में आ गई, क्लियर है। महात्मा गांधी जी ने जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ था तब उस टाइम पे जो उनको केसर हिंद का टाइटल दिया था वो लौटा दिया था। क्लियर, बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ जी, द हंटर कमेटी वाज द अपॉइंटेड आफ्टर दो। हंटर कमेटी की नियुक्ति किसके बाद की गई थी, इसी के साथ चलो ये भी बता दूं आप सभी को। मैं बताऊं, जब 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, उस हत्याकांड के अंदर काफी लोगों को मारा गया था। आप सभी को पता है काफी लोगों को मारा गया। तो लोगों ने विरोध किया भाई कि क्या है ये, अंग्रेज ऐसा कैसे कर सकते हैं, जांच करवाओ भाई, किसकी वजह, किसकी गलती वजह से हुआ था। क्या ये भारतीयों ने गलती की थी कि अंग्रेजों ने अपने आप मनमाने ढंग से कर दिया था, ऐसा नहीं हो सकता। लोगों ने भाई अंग्रेजों के खिलाफ बगावत शुरू कर दी। अब अंग्रेजों को तो कुछ तो करना था, भारतीयों की सिंपैथी चाहिए थी। तब उन्होंने क्या बनाई, आनन फानन में, मतलब जल्दी जल्दी कमेटी बना दी, जिसे हम क्या कहते हैं, हंटर कमेटी। क्या कहते हैं, हंटर कमेटी। ये हंटर कमेटी के अंदर भारतीय सदस्य भी थे और अंग्रेज भी थे। इन अंग्रेजों ने क्या, आप सभी को पता, अंग्रेज तो अंग्रेजों के फेवर में ही बात करेंगे, नेचुरल सी बात है। भारतीयों की चलती क्या थी उस टाइम पे, तो उन्होंने क्या स्टेटमेंट दी, आपको क्या स्टेटमेंट दी, उन्होंने स्टेटमेंट क्या दी कि ये जो लोग थे जलियांवाला में, इनके पास तलवारें थी। इनके पास क्या थी, हालांकि इनके पास एक सुई तक नहीं थी, इनके पास एक लाठी तक नहीं थी, लेकिन उन्होंने क्या स्टेटमेंट दी कि इनके पास तलवारें थी और ये बहुत बड़ी क्रांति की योजना बना रहे थे और पूरे भारत में हिंसा फैलाना चाहते थे, वायलेंस फैलाना चाहते थे। इस वजह से हमें मजबूर होकर इनको मारना पड़ा। इन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी।
अपने आप को सही साबित करने, वो कहते हैं ना कि जब हम पे कोई अटैक करता है तो हम क्या कहते हैं, हम अपनी खुद की रक्षा के लिए उसको मार देते हैं। तो ये अंग्रेजों ने क्या स्टेटमेंट दी कि हमने अपनी रक्षा के लिए इनको मारा, क्योंकि ये पूरे भारत में क्या एक क्रांति पैदा करना चाहते थे, पूरे भारत के अंदर आग फैलाना चाहते थे। इनके पास में ऐसे ऐसे हथियार थे जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, वो ये कह रहे हैं, और इनके पास तो एक सुई भी नहीं थी। मेरी बात समझ में आ रही है? इस वजह से हंटर कमेटी की रिपोर्ट को क्या किया गया, सही साबित किया गया। और हम हंटर कमेटी ने कहा कि चलो फिर भी अगर आप लोगों की ज़्यादा ही बात है तो हम माइकल ओडायर को इसकी पोस्ट से हटा देते हैं, कोई बात नहीं, हम आप लोगों का मान भी रखते हैं। देखो हमने आपके लिए कितना बड़ा एक वो किया है, सेक्रीफाइस किया है कि हमने माइकल ओडायर को उसकी पोस्ट से हटा दिया है। बात समझ में आई? समझ में आया? तो देखिए हंटर कमीशन की नियुक्ति किसके बाद की गई थी, बताइए? सीधा सा आंसर है, आप सभी को पता है, जलियांवाला हत्याकांड के बाद की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्लियर? बात समझ में आई? इसी के साथ 1857 का विद्रोह आप सभी को पता है। इसके अलावा इसके बाद 1858 का एक दिल्ली दरबार लगा था। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था, आप सभी को पता है। ब्लैक होल की घटना उस टाइम पे हुई थी जब सिराजुद्दौला ने काफ़ी सारे लोगों को बंद कर दिया था एक कमरे में, जिसे हम क्या कहते हैं, ब्लैक होल की घटना कहते हैं। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनरल डायर का नाम लिबरलिज्म किस घटना से जुड़ा हुआ है? अभी मैंने आपको बताया, नॉर्मल सी बात है, क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है। जनरल डायर ये वही आर डायर है जिसने गोलियां चलाई थी। माइकल ओडायर अलग है, आर डायर अलग है। माइकल ओडायर पंजाब का गवर्नर अधिकारी है और जो आर डायर है वो गोरखा रेजिमेंट का कमांडर है। क्लियर? बात समझ में आई? तो वो किससे जुड़ी हुई है? जलियांवाला हत्याकांड से। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। वेरी इजी, ये भी आप लोगों को इजी इसलिए लग रहा है क्योंकि हमने टॉपिक कर लिया है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हांजी इंग्लिश का मास्टर गाइडर का बैच आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए जिम्मेदार माइकल ओडायर की हत्या की थी? हाँ जी, बहुत इजी क्वेश्चन, आप सभी को पता है। जल्दी जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? पृथ्वी सिंह, सरदार किशन सिंह, उधम सिंह एंड सोहन सिंह। इस पे फिल्म भी बनी हुई है, एक फिल्म भी बनी हुई, तो आप सभी को बताऊं स्टूडेंट, सुन लो ध्यान से। 1919 में जब जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, उस टाइम पे 5 या 6 साल का एक बच्चा था जिसने इस सारे हत्याकांड को देखा था। तो उसके मन में एक आग फैली हुई थी, किसके खिलाफ? माइकल ओडायर के खिलाफ, कि मैं तब तक नहीं मरूंगा जब तक मैं इसे मारूंगा नहीं, और यमराज को भी मैं इसे उठाने नहीं दूंगा, क्योंकि इसकी जो मौत है वो मेरे हाथ में लिखी हुई है। बात समझ में आई? तो इस बच्चे ने 21 साल क्या किया, वेट किया। 1940 के अंदर जब ये जवान हुआ, तब इस बंदे को, इस आदमी को इंग्लिश बहुत अच्छी बोलनी आती थी। तो भाई ये तो चले गए लंदन। कहाँ पे चले गए? लंदन चले गए। लंदन में जो माइकल ओडायर था उसके घर पे मीटिंग चल रही थी। ठीक है, मीटिंग क्या चल रही थी? पार्टी चल रही थी। आराम से गाने गुने चल रहे हैं, डांस करने वाली बुलाई हुई हैं, ठीक है, पार्टी हो रही है। उस टाइम पे क्या हुआ, जो सीधे चलो आंसर ही बता देती हूँ। ये जो पर्सन था उधम सिंह अपने हाथ में एक ऐसी बुक लेकर गए थे। इस बुक के बीच वाले हिस्से में, ये जो बुक है, इस बुक के बीच वाले हिस्से में एक होल किया हुआ था, और इसमें क्या रखी हुई थी? बंदूक रखी हुई थी, पिस्टल रखी हुई थी। ठीक है, किसी ने चेक नहीं की, बंदूक थी उसके हाथ में। जब उधम सिंह पहुंचे उस पार्टी के अंदर, देखा इंग्लिश तो बहुत अच्छी बोलने आती थी, तो कहा वेयर इज माइकल ओडायर? किसी और ने कहा किसी वो रहे। फिर उसने बोला कि माइकल ओडायर देखो इधर। माइकल ओडायर जैसे ही देखे, मुड़े, पिस्टल निकाली, उड़ाना शुरू कर दिया। बात समझ में आई? तो माइकल ओडायर को समझ नहीं आई है कौन जो मुझे मार रहा है, कैसी भला है, मुझे मार क्यों रहा है। जब वो अपनी अंतिम सांस से गिन रहा था तो उसने बताया कि पहले तो मुझे ये बता, तू मार क्यों रहा है मुझे, क्यों तूने? तो उधम सिंह जी ने कहा कि याद करो 21 साल पहले तुमने बिना किसी विरोध के, बिना किसी मतलब गलती के जलियांवाला में तुमने इतने सारे लोगों को मारा था। उस टाइम पे देश हमारा था, ज़मीन हमारी थी, सब कुछ हमारा था, सिर्फ गोलियां तुम्हारी थी। तो आज वही सिचुएशन है, देश तुम्हारा है, ज़मीन तुम्हारी है, घर तुम्हारा है, शरीर तुम्हारा है, और गोली किसकी है? मेरी है। गोली किसकी है? मेरी है। लास्ट गोली का, चल तू जा। बात समझ में आई? तो ये वो उधम सिंह है जिन्होंने अब जब माइकल ओडायर को मार दिया, अपने आप को क्या कर दिया? सरेंडर कर दिया, और उधम सिंह को क्या दे दी गई? फांसी दे दी। ये वो शहीद थे। बात समझ में आई? तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्लियर? समझ में आया? मजा आ रहा है? समझ में आ रहा है?
ऐसी जब हम चीज़ें सुनते हैं ना तो हमारे अंदर की एक वो खड़े हो जाते हैं, हमें लगता है कि यार इतिहास में ऐसा कुछ हुआ था। तो तभी तो स्टूडेंट मैं हमेशा एक ही बात कहती आई हूँ, इतिहास पढ़ना आसान है, इतिहास को जानना आसान है, लेकिन इतिहास बनाना उतना ही मुश्किल है, इतिहास में अपना नाम लिखाना उतना ही मुश्किल है। बात समझ में आई? समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 1919 में मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पारित होने पर इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? अब मुझे ये भी बता दो। हमने ये तो देख लिया भारत का वायसराय कौन था, हमने देखा भारत का वायसराय कौन था, बताओ, चेम्सफोर्ड था, आप सभी ने देखा। अब हम ये देखेंगे कि उस टाइम पे जब ये मॉन्टेस्क्यू अधिनियम भी उस टाइम में आया था 1919 में, रॉलेट एक्ट भी 1919 में आया, जलियांवाला भी 1919 में हुआ, तो उस टाइम पे इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? आप मुझे बताओ। लॉर्ड जॉर्ज, हैमिल्टन, सैमुअल हॉरेन एंड सेलिसबरी। हाँ जी, जल्दी जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब जलियांवाला हत्याकांड हुआ, रॉलेट एक्ट आया, जब 1919 का अधिनियम आया, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड जिसे हम अधिनियम कहते हैं, वो जब आया तो उस टाइम पे इंग्लैंड का प्रधानमंत्री पूछा है, भारत का वायसराय नहीं। भारत का वायसराय तो आप सभी को पता है कौन है, चेम्सफोर्ड है, लेकिन इंग्लैंड का प्रधानमंत्री पूछा है, तो इसका आंसर क्या होगा आप मुझे बताइए, जल्दी जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हाँ जी, मैं बता दूं इनका टाइम पीरियड कितना है, 1916 से लेकर 1921, 1916 से लेकर 1921, तो वो कौन है? लॉर्ड जॉर्ज है। कौन है? लॉर्ड जॉर्ज है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर? बात समझ में आई? समझ में आ गया? किसी प्रकार की दिक्कत, समस्या? तो इंग्लैंड का प्रधान मॉन्टेस्क्यू, जब जलियांवाला, सीधा क्वेश्चन है, जलियांवाला हत्याकांड हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? चेम्सफोर्ड था। और इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? जॉर्ज था। कौन था? जॉर्ज था। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। हाँ जी, इंग्लिश का और जूलॉजी बॉटनी का जो है वो बैच शुरू हो रहा है, मास्टर गाइडर का, ये 27 मई को शुरू हो रहा है, तो जल्दी से जल्दी एनरोल करवाइए। इसके अलावा जूलॉजी एंड जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री का भी बैच शुरू हुआ है, मास्टर गाइडर का, तो जल्दी से जल्दी एनरोल करवाइए। इसी के साथ आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों ने अब तक मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो, हिस्ट्री विद रितु मैम। इसी के साथ आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच। होप सो आप लोगों को टॉपिक समझ में आ गया होगा, उम्मीद करती हूँ समझ में भी आ गया होगा, और अपने इतिहास के बारे में आप लोगों में इंटरेस्ट भी बना होगा, और आप लोगों में एक ऐसी भावना आई होगी कि किस तरह से हमारे देश में लोग शहीद हुए थे, कितने लोगों ने हमारे देश की आज़ादी के लिए बलिदान दिया था। तो जरूर कमेंट सेक्शन में अपने आप लोगों के दिमाग में जो भी चल रहा है, XYZ जो भी चल रहा है, मुझे जरूर मैसेज करके बताइएगा, चाहे वो टेलीग्राम चैनल हो, चाहे वो यूट्यूब का कमेंट सेक्शन हो। आप जरूर बता के जाइए कि आप लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है। आज आप लोगों ने जलियांवाला हत्याकांड देखा, होप सो आप लोगों के माइंड में एक पिक्चर भी बनी होगी जो मैंने आप लोगों को बताई। उम्मीद करती हूँ अगर पिक्चर बना के याद करोगे तो बहुत इजीली याद रहेगा। तो वो जरूर बता के जाइएगा कि आप लोगों के दिमाग में क्या चल रहा था जब मैं आप लोगों को करवा रही थी। अपने थॉट्स दूसरों तक शेयर किया करो ताकि आप लोगों में कॉन्फिडेंस आए। क्लियर? बात समझ में? तो जरूर जरूर बता के जाइएगा। सेशन कैसा लगा वो भी बता के जाइएगा, क्वेश्चन कैसे थे वो भी बता के जाइएगा, आज का आप लोगों का क्लास का सेशन कैसा रहा वो भी बताइएगा, और सबसे बड़ी बात अपने थॉट्स जो आपके विचार हैं वो भी मुझसे शेयर कीजिएगा, चाहे वो किसी भी थ्रू आप मैसेज शेयर करो मुझे, लेकिन जरूर आपके शेयर की, ताकि मुझे भी पता चले कि मैं जो आप लोगों को पढ़ा रही हूँ वो मैं आप लोगों तक कितना पहुँचा पा रही हूँ, कितना आप लोगों तक आप कितना गेन कर रहे हैं, आप कितना समझ रहे हैं, और इतिहास को मैं आप लोगों को किस हद तक समझा पा रही हूँ, और इतिहास में क्या मैं आप लोगों के लिए इंटरेस्ट पैदा कर पा रही हूँ। तो वो जरूर आप लोग मुझे बता के जाइएगा। थैंक यू सो मच। ठीक है, आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, एंड गुड नाइट, शुभ रात्रि, शुभ खैर, स्वीट ड्रीम्स। थैंक यू।